हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिहार बोर्ड 12th क्लास के फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो आराम से इस पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम ट्राई करेंगे। तो जिस दिन आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसी दिन हम आपके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके डालेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लें ताकि आपको आते ही एग्ज़ाम का सॉल्यूशन मिल जाए कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्या गलत किए हैं। ठीक है? तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं चार्ज अपॉन मास को, यानी चार्ज अपॉन मास का रेशियो, ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। अच्छा, अब आपको वैल्यू पुट करके यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन का की जो वैल्यू होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है? और नीचे जो हम मास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1.8 इंटू 10 की पावर 11 कोलाम पर केजी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है? इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी में आप हिंदी में भी, जिनको जो हिंदी मीडियम से हैं वो अपने हिंदी में भी देख सकते हैं। सब कुछ ऊपर लिखा है वो हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो हमें वर्क डन निकालना है एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब वो रोटेट करता है। तो इसका जो आंसर आता है वो आंसर होता है W बराबर me1 - cos थीटा। तो ये आप रट के जाना। इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा वर्क डन निकालने के लिए, तो आप ये सॉल्व कर लेना, इसको लिख देना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। के परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम के रिलेटिविटी निकालने का एक फार्मूला आपको पता होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी ER, ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट मीडियम का, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर। इसको हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और वो होता है ऊपर वाला एप्सिलॉन मीडियम। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम का आंसर है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। हाँ, आपने कंडेंसर, ये जो कंडेंसर लिखा है आपको पता है ये कंडेंसर मतलब आपका वो भी हो जाएगा, यानी इसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं। ये कंडेंसर क्या है? कैपेसिटर भी है। ठीक है? और इसका मैं हिंदी वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, इसमें हिंदी नहीं दिख रहा है तो ये क्वेश्चन है हिंदी में और मैं इंग्लिश उसका पढ़ रहा हूँ। तो ये कंडेंसर क्या है? ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है? तो इसमें कौन सी चीज़ सेम रहती है? वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन्होंने पैरेलल की बात की, पैरेलल की, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर सीरीज़ की बात करते तो हम क्या मारते हैं? इसका आंसर तो सी जाएगा। लेकिन अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़ की, तो सीरीज़ में आंसर चार्ज जाता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे सीरीज़ तो है नहीं तो इसको हम बैक कर लेते हैं, सीरीज़ नहीं है। तो यहाँ पर पूछा क्या? पैरेलल। पैरेलल में क्या जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहेगा सबको? चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। कि एक वायर है, मान लो ये, इसका हिंदी नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपका है, हिंदी में क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध R है, इसी खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है तो तार के प्रतिरोध होगा 2R, 4R, 8R, 16R। ये क्वेश्चन है। अभी मैं इसको इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। लिख रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाई हिस्टेरेसिस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। क्या किया? एक रेजिस्ट R था, R रेजिस्टेंस का एक वायर है। मैं इधर मान लो ऐसे बना देता हूँ कि ये R रेजिस्टेंस का एक वायर है। इसको हमने खींचा और खींच कर एक लंबा सा वायर बना दिया। ठीक है? और उन्होंने क्या कि डायमीटर, डायमीटर कह लो या रेडियस कह लो, रेडियस कह लो, तो ये क्या हो गया? हाफ हो गया। खींचने से ये रेडियस कम हो जाएगा ना, ये रेडियस मान लो R है तो ये रेडियस R/2 हो जाएगा। और अगर हम खींचेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ मान लो लेंथ L है तो ये लेंथ 2L के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह जब आप फार्मूला रख कर सॉल्व करेंगे, यानी R का जो फार्मूला आता है रो L/A, तो
ए में क्या आता है, आर का स्क्वायर होता है, तो आर का स्क्वायर आर बाई टू का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा और एल लेंथ में भी 2l है, तो यहाँ पर 2 लेंथ का हो जाएगा और आर से 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और नहीं लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 4 4 से 16, यानी 16 आर इसका ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है इसके 4 गुना हो जाएगा और रेडियस हाफ हो जाएगी, तो इस तरह से 4 4 4 टाइम्स यानी 16 टाइम्स इसका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका देख ले क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एयर इज प्रोपोर्शनल। कैपेसिटेंस का फार्मूला देख लेते हैं। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला किसके लिए है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, तो ये हो जाता है 4 पाई, ये सब जगह है, एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है देख लीजिए, रेडियस ऑफ स्फीयर के प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना देते हैं, ये मान लीजिए आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पूरा सरफेस, इससे परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इन्होंने कहा कि ये एक्स में है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो प्लेन किस में होगा, वाई और जेड में होगा, ये वाई हो गया और ये इसका जेड एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरह अज्यूम करें, या मैं इसको और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना देता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस और ये ऐसे मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्स में है, तो ये आपका इस तरह का प्लेन बनेगा वाई और जेड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाई जेड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा वाई जेड, यानी वाई जेड प्लेन में प्लेन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, ये अब हिंदी में क्वेश्चन है। तो परमिटिविटी का यूनिट जो होता है वो होता है कोलाम स्क्वायर, कोलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे कैसे होता है, फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपके सामने। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है परमिटिविटी। और ये होता है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पर ये वाला परमिटिविटी इधर जाएगा और ये फोर्स यानी न्यूटन नीचे जाएगा, इस तरह सॉल्व करके ए आ जाएगा। ट्राई कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ, वायर किसका बना होता है, मीटर ब्रिज का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको रट लो, मैग्नीन का होता है। ठीक है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी के एम, इसमें क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है बी बराबर म्यू, बी बराबर म्यू और यानी आप म्यू नॉट कह लो एच प्लस एम। देख ले कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस एम। इस एम को कुछ लोग आई भी लिखते हैं, तो अगर एच दिया है, आई दिया है तो आई लिखेंगे, एम दिया है तो एम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 10, नहीं 10 तो हो गया हमारा, 11, तो ये देख ले क्वेश्चन नंबर 11, ये हिंदी में, और 11 में दिखा हुआ है द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। जैसे ये मान लो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, यहाँ पर इमेज बना हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये मिरर और ये मिरर, तो इस ऑब्जेक्ट के बीच में, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बनेगा, इसका इमेज यहाँ पर भी बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा, फिर इस इमेज का फिर सामने एक इमेज बनेगा, फिर इस इमेज का एक सामने, इस तरह इनफाइनाइट इमेज बन सकते हैं। तो इसलिए इस पैरेलल मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज एम देन द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इसका एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन टू मीडियम इज λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली द स्नेल्स लॉ विल बी। स्नेल्स लॉ आपको पता है, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी आप देख के जाना, हो सकता है स्नेल्स लॉ को डिफाइन करने के लिए पूछ ले। साइन आई बाई साइन आर, ये बराबर किसके होता है, N2/N1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, N2/N1। लेकिन लेमडा की बात करें
तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देख के जाना भाई। लेमडा 2 बाई लेमडा 1 क्या नहीं, साइन आई बाय साइन आर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, हाँ ये सही ऑप्शन है। लेमडा 1 बाई लेमडा 2, लेकिन अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बात करता है तो हम n2/n1 मारते, ये वाला ऑप्शन मारते, n2/n1। ये भाई बहुत अच्छे से देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन्स ड्यू टू, किसकी वजह से इनसाइड वाटर में शाइन्स करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 15। टू कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड इन कॉन्टेक्ट, द इक्विवेलेंट लेंस इज, इक्विवेलेंट लेंस कैसे निकालते हैं? पावर अगर मैं इक्विवेलेंट का निकालूं तो क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2 हो जाएगा। और अगर मैग्नीफी इसके फोकल लेंथ के इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। तो आपको क्या लग रहा है, तो आप फोकल लेंथ रखेंगे या पावर रखेंगे तो क्या लेंस बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन से कॉन्वेक्स लेंस ही बनेगा, और क्या बनेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। When a white light passes through a prism for which color the angle of deviation of a prism is maximum, कह रहा है कि किस लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है। जैसे आपने प्रिज्म के केस में देखा होगा कि इस तरह का, मान लो ये प्रिज्म है, यहाँ से हमने लाइट भेजी, तो यहाँ से लाइट आपस में ये क्या होता है? डेविएट होने लगता है, अलग अलग लाइट अलग अलग। सबसे कम जो डेविएट होता है वो रेड होता है, फिर उसके बाद दूसरे कलर के होते हैं, तो लास्ट में जो आएगा वो वायलेट होगा। मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? डेविएट हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। तो वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की होती है। तो वायलेट की कम होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। देख रहे हैं यहाँ अपने रास्ते से सबसे ज़्यादा कौन डेविएट कर गया? वायलेट कर गया। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बताएं आप भी, हमारा आंसर वायलेट चला जाएगा। तो ऑप्शन है रेड, वायलेट और येलो और ऑरेंज, तो वायलेट जाएगा। और अगर मैक्सिमम, ये किसके लिए मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए। लेकिन रेड हमारा तब जाता है जबकि मिनिमम बोलता, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम के लिए जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विल बी C = 1/4π क्यूब। यार ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो स्फेरिकल कंडक्टर का जो आंसर आता है वो आता है 4πε0r। तो या तो इसमें कुछ ऑप्शन में कमी है, या फिर ये कि इसके सॉल्यूशन किसी और तरीके से आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो फार्मूला है वो ये है, ये आप याद करके जाइएगा कि C = 4πε0r, ये होता है कैपेसिटेंस का स्फेरिकल कंडक्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इसका फार्मूला आप डायपोल के केस में आपने पढ़ा होगा, E = KP/r का क्यूब √3 cos थीटा प्लस 1, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 cos थीटा प्लस 1 अंडर। तो इस तरह अगर हम एक्सियल, जैसे दो पोजीशन दे रखे हैं, एक एक्सियल दे रखा है और एक इक्वेटोरियल दे रखा है। अगर हम एक्सियल के केस में बात करें तो एक्सियल में ये थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, और 0 होने की वजह से ये 1, और यहाँ से रेशियो एक्सियल के केस में 2 आएगा, यानी 2p/r³ आएगा। लेकिन इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल में 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 तो बचेगा, तो kp/r³ आएगा। तो एक्सियल के केस में आएगा 2p/r³, और इक्वेटोरियल के केस में आएगा p/r³। तो इसका रेशियो जब आप लेंगे 2p/r³, r³ और नीचे आ जाएगा p, यानी इक्वेटोरियल केस में p/r³, और यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है। जब इसको काट पीट करेंगे, आप सबको काट देंगे, तो यहाँ पर क्या रेशियो मिल रहा है? 2:1, 2:1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको साफ से लिख देते हैं, कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका? 2:1, ठीक है। बहुत आसान है, बस आप सॉल्व कर लेना, फार्मूला लगा देना यहाँ पर। E = KP/P क्या है पता है ना? डायपोल मोमेंट, p/r³ √3 cos थीटा प्लस 1, ये ऑप्शन, ये फार्मूला लगेगा। और cos थीटा की वैल्यू एक बार 0 रखना है, एक बार 1 लिखना है, यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा
एक्सियल पोजीशन पे 2 kp अपॉन आर क्यूब मिलेगा और इक्वेटोरियल पे kp अपॉन आर क्यूब मिलेगा। ये मैंने बार बार बता दिया क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन इस पर, और फार्मूला ही याद करके जाओगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर इज लॉस ऑफ, किस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो भाई चार्ज तो सेम ही रहेगा। जब चार्ज सेम रहेगा तो मास भी नहीं बदलेगा, तो क्या चेंज होगा भाई, एनर्जी चेंज हो जाएगी, एनर्जी बदलेगी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हिंदी में इसका क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिएगा। ये हिंदी क्वेश्चन है 19 का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, और इसका आंसर क्या बना है, एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। टेन resistors of equal resistance are connected in series and parallel, then the ratio of equivalent resistance। हमें क्या निकालना है, equivalent resistance निकालना है। कब निकालना है, पहले सीरीज में देखना है और पैरेलल में देखना है, उसके बाद रेशियो लेना है। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज की। आपको सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में मान लो अगर एक का आर है तो सबको कंबाइन करेंगे और सेम रेजिस्टेंस हो तो एन आर हो जाएगा। और अगर बात करें पैरेलल की, पैरेलल में क्या होगा, आर अपॉन इन हो जाएगा, आर अपॉन इन हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, ये आर से आर कटा, ये इन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, सीरीज और पैरेलल का रेशियो लोगे तो क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ, मैं इससे कह देता हूँ ये सीरीज है तो ये हो जाएगा एन आर। ये पी से कह देता हूँ कि ये पैरेलल है, ये हो जाएगा एन बाई आर। यहाँ से ओ एक सेकेंड, एन बाई आर नहीं, आर बाई एन ना, ये हो जाएगा आर बाई एन। तो अब मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो आर से देखो आर कट गया, ये एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ से आ गया एन का स्क्वायर। क्या आ गया, एन का स्क्वायर। ये आंसर है, एन स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये फार्मूला भी आप याद करके जाना। सीरीज में क्या होता है, एन आर होता है, पैरेलल में क्या होता है, आर बाई एन होता है, जबकि रेजिस्टेंस सेम हो, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। When an electric dipole is inside a closed surface, when electric flux on the surface will be। देखो ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल समझ रहे हैं ना, एक प्लस और एक माइनस का कॉम्बिनेशन का, यानी एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज रखे हो किसी डिस्टेंस आर पर, तो ये एक तरह के इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। और किसी चार्ज के मतलब क्लॉज सरफेस के अंदर रखे हों तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है ना, क्यों क्यों ज़ीरो होता है, अगर कोई पूछे भाई हाँ भाई तो ये कॉन्सेप्ट बताओ भाई क्या है इसके पीछे, तो देख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर डायपोल रखा है, एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है, तो बताओ इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज जीरो। तो जब चार्ज ही जीरो हो गया तो फिर फ्लक्स काहे का बचेगा, तो फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, फ्लक्स जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सही ना, एकदम सही पकड़े ना, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। जब चार्ज ना बचा तो काहे का फ्लक्स जीरो, तो आंसर क्या जाएगा, जीरो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख लो ये क्वेश्चन है, फ्लक्स जीरो हो गया अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिविटी व्हेन डिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या डिग्री, 45 डिग्री। या 45 डिग्री का क्या आंसर जाएगा, पाई बाई 4। सही है ना, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ अ चॉक कॉइल टेंस टू जीरो, मतलब जीरो ही रखो भाई, टेंस टू जीरो मतलब जीरो ही, तो जीरो है इसका पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये हिंदी में देख लेना भाई, ये हिंदी में लिखा हुआ है और इसका इंग्लिश में वर्जन में पढ़ रहा हूँ। द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, चार्ज कहाँ हो, चार्ज रखा हो रेस्ट में, चार्ज कहाँ रखा हो, रेस्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। जब चार्ज रेस्ट में हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ये E4 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या है, चार्ज चल रहा हो वेलोसिटी से, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए वेलोसिटी से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। लेकिन चार्ज चल रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव प्रोड्यूस होगा। खैर यहाँ पर हम फील्ड की बात करेंगे क्योंकि क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कौन सा केस है, केस नंबर 2, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। एक सेकंड, ये ज़्यादा हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो ऑप्शन देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखा, अंग्रेजी देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख देता, अगर यहाँ पर वेव लिख देता तो फिर वो एक्सेलरेशन से आता, तो ये ऑप्शन नहीं आता। खैर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वाह, 25वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट बैंड ऑन दिस एंड ऑफ कार्बन रेजिस्टर इज गोल्डन
द टॉलरेंस विल बी टॉलरेंस। जब आप वो लिस्ट पढ़ोगे उस लिस्ट पर लिखा होगा आप में, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि गोल्डन कलर कौन देता है, इसका टॉलरेंस कितना होता है, 5% होता है। और अगर कॉपर की बात करते हैं तो 10% है जो भी। इसका आंसर क्या जाएगा, 5% जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लो। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये लंबी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर देखने में मन नहीं करता है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, सॉल्व कर लो, सब कर लो, अच्छे से देख लो। कहीं पर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे चले जाओ, या वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। और फिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो उस दिन भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हम आपको उसी दिन सॉल्यूशन दे देंगे, क्योंकि ऐसे बोर्ड का सॉल्यूशन जल्दी तो आता नहीं है। तो उसी दिन हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप ना देख लेना कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो समझ में आओ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। भाई बिहार बोर्ड आ रहा है, सबका फ़ायदा होना चाहिए, सारे बच्चे पास हो सकें, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।